ये कोई आपका कोई इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है। भारत में 6,25,000 गांव हैं, उसमें सिर्फ 50,000 गांव में ही बैंक अब शाखाएं है। बाकी बैंकों में शाखा होनी चाहिए, बैंक की शाखा की विस्तार होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों लोगों के मन में एक सवाल इन दिनों बहुत ज़्यादा तेज होकर उफान मार रहा है कि क्या बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो आंधी उठी थी, क्या वो ख़त्म हो गई है या शांत हो गई है। यानी साफ है कि बात जो है वो ठंडे बस्ते में चली गई है या अब दूसरी प्रक्रिया चल रही है। इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर व्यक्ति तो मौजूद हैं ही, इसके अलावा उनका जो 2 पोस्ट है इससे हम सभी कोई पश्चिम बंगाल में वाकिफ़ हैं। संजय दास AINBOF के राष्ट्रीय महासचिव हैं, साथ में AIBOC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है संजय दास। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद युवा शक्ति से बात करने के लिए। धन्यवाद। दादा, एक सवाल मन में आ रहा है कि जो आंधी उठी थी निजीकरण को लेकर बैंकों के, वो आंधी क्या ख़त्म हो गई है? क्योंकि न शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को दोबारा इस बिल को उठाने की कोशिश की गई, उसके बाद ना बजटकालीन सत्र में हम लोगों ने देखा और इतना आंदोलन हुआ बैंकों की तरफ से। तो क्या बैंक के आंदोलन को देखकर सरकार बैकफुट पर आ गई है या कुछ दिनों के लिए इसे ढीला छोड़ दिया गया है? देखिए, ये आंदोलन जो है, ये बैंक कर्मचारी सारे देश में जो आंदोलन किए थे, ये सिर्फ बैंक कर्मचारी आंदोलन नहीं किया था, इसका साथ सारे देश की आम जनता भी जुटे हुए थे। हमारे जो ग्राहक है 130 करोड़ जो ग्राहक है ये भी जुटे हुए थे, शिक्षक जुड़े हुए थे, किसान जो हमसे जो लोन लेते हैं, सहज शर्त में जो लोन लेते हैं वो भी जुड़े हुए थे, छात्रा जिसको एजुकेशन लोन देते हैं वो भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी जो छोटे मोटे काम करके जो अपना परिवार को पालन कर रहे हैं वो भी जुटे हुए थे। क्योंकि हमारे देश की ये जो राष्ट्रीय जो बैंक, ये जो सरकारी क्षेत्रों का बैंक, वो देश की कोने कोने में छाए हुए हैं और इससे लाभान्वित सब कोई देशवासी हुआ है। इसलिए जब बैंक जो राष्ट्रीय बैंक को जो निजीकरण का बाद जब आया, तब तक ये बैंक कर्मचारी का साथ ये सारे देश की आम जनता जुट पड़े थे। क्योंकि सबको मालूम है ये अगर राष्ट्रीय बैंक का काल अगर विलय हो जाएगा तो देश की रोजगार सृजन की जो है, आज जो देश जो भुगत रहे हैं रोजगार सृजन का चलते, आप देख रहे हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ नौजवान, खास करके कोरोना का बाद जिन लोगों का नौकरी चला गया है, उन लोगों को नौकरी का मीन्स रोजगार सृजन कुछ नहीं हो रहा है, खुदकुशी कर रहे हैं। और लोग मीन्स बहुत तो ऐसा है कि कम वेतन पर उसको नौकरी करना पड़ रहा है। और सबको जानता है अगर आज बैंक बहुत लोगों का रोजगार सृजन करते हैं बैंक में, हर साल बहुत न्यू जो लोग कॉलेज से पास करके आते हैं, उच्च शिक्षा ले करके आते हैं, उसका नियुक्ति होता है। और उसका साथ साथ एक बैंक का साथ जुड़े हुए बहुत सारे कर्म हैं जो बैंक का साथ मीन्स जो बैंक का जो रेगुलर कर्मचारी है उसको भी छोड़ करके भी बहुत लोग बैंक का कर्म का साथ जुड़े हुए हैं। ये सब लोगों का कर्म विनाश हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि पिछले जो कुछ दिनों से सरकार की जो मंशा था कि बैंक को संयुक्तिकरण करेंगे, 2-3 बैंक को मिला दिया, उसमें से आज करीब देश में 3,000 से ऊपर बैंक की शाखाएं बंद हो गई। उसमें से जो लोग काम करते थे उनको VRS का नाम से या किसी दूसरे का नाम से इनका नौकरी चला गया। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जा कर के दूसरा जो लोग काम कर रहे थे दूसरा क्षेत्र में, उनका साथ वो कंपटीशन करने लगा। और इसका मतलब है क्या, ये जो बैंक निजीकरण करने का बाद जो शाखाएं बंद होगी, उसमें जो रोजगार जो लोगों का चला जाएगा, इसका असर हर क्षेत्र में पड़ेगा। इसीलिए लोग चिंतित है। और लोग तो चिंतित है, तो समझ में आता है, लेकिन सरकार सदन के पटल पर वापस इस मुद्दे को उठाना क्यों नहीं चाहती है? ये तो मुद्दा बहुत दिन से सरकार जानते हैं कि अगर ये देश की मुद्दा को उठाएंगे तो आम जनता थोड़ा सा मीन्स जो परेशानी भुगतना पड़ेगा, वो आम जनता छोड़ेगा भी नहीं, वो आम जनता भी रोड पे आएगा। और सरकार इसको देखते हुए आप देखे हैं कि बजट जो सेशन था उसमें इस बार नहीं उठाए हैं, शीतकालीन सत्र में भी नहीं उठाए हैं। हो सकता है कि आने वाला सत्र में ये बात उठाएंगे, क्योंकि सरकार इनके लिए, क्योंकि सरकार जो बात दे दिया है कॉरपोरेट को, आप देख रहे हैं कि अगर कोई इंडियन का इकोनॉमी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से बड़े बड़े कॉरपोरेट को मदद किया जा रहा है। और देश की सबसे बड़ा समस्या यही है कि कॉरपोरेट बड़े बड़े जो धनी लोग जो 100
में से जो 2% जो धनी लोग है, वो धनी लोग और उसका धनी होते जा रहा है, और गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है। ये जो असमानता, ये जो इनइक्वालिटी, ये देश के लिए सबसे बड़ा समस्या है, और बेरोजगारी देश के लिए बहुत सबसे बड़ा समस्या है। ये बैंक निजीकरण ये दोनों चीज़ को और बढ़ाएगा, ये समस्या को और आगे ले जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं संजय दास, AINBOF के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर शीतकालीन सत्र के पटल पर इस बात को नहीं रखा गया, अगर मानसून सत्र में अगर बाई चांस अगर फिर से ये बिल आता है तो उफान मारने लगेगा आंदोलन को। दादा, अगर वापस समझिए मानसून सत्र में, जैसा कि आप अंदेशा जता रहे हैं कि हो सकता है कि मानसून सत्र में सदन की पटल पर, लोकसभा राज्यसभा के पटल पर ये बिल को लाया जाए, अगर ये बिल आता है दोबारा, तो फिर उस समय कर्मचारियों का क्या मतलब एक्शन होगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से 2 दिन आप लोगों ने आंदोलन तो किया, लेकिन उसकी सैलरी भी काट ली गई। और अब बताइए कि अगर फिर से इस तरह का कुछ कानून को लाया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने इसे काला कानून कहा था, तो अगर आता है मानसून सत्र में सदन के पटल पर, तो क्या कहते हैं? देखिए, ये हम लोग जब भी ये जो धर्म हड़ताल पे जाते हैं, उस सैलरी कटवा के ही जाते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग मीन्स मानते हैं कि सैलरी का 2 दिन का सैलरी कटवा के अगर भविष्य हमारे सुनिश्चित हो, इसीलिए हम लोग हड़ताल पे जाते हैं। आने वाले दिनों में भी हम लोग हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि ये जो अभी देखिए 2 बैंक का नाम किया जा रहा है, एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अब देखिएगा इस बार का, क्योंकि हम लोग बार बार बोलते हैं, ये कोई आपका कोई इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए आप ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बैंक, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 69% उनका इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक 113 मीन्स द्विगुना से ज़्यादा उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो क्या कारण है ये दोनों बैंक को फिर से ये दोनों बैंक का नाम आ रहा है? और हम लोग ये कह रहे हैं कि 2 बैंक सिर्फ नहीं, क्योंकि हर बैंकर इसका ये समझ रहे हैं ये क्या है चीज़, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए आपको बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट ये चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि बैंक का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन का। ये प्राइवेटाइजेशन अगर करना पड़ेगा तो ये दोनों एक्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों एक्ट अगर चेंज होगा तो आपका 2 ही बैंक में सीमित नहीं रहेगा, सारे बैंक को विलय करने का इनका मकसद है। और इस तरह का चीज़ें होंगे तो देखिए, अभी ये बातों बात में ये सब आता है। रोजगार मीन्स लोग जानते हैं कि कैसे रोजगार मीन्स सीजन बंद हो रहा है। आज भारत में 6,25,000 गांव हैं, उसमें सिर्फ 50,000 गांव में ही बैंक अब शाखाएं हैं। बाकी बैंकों में शाखा होनी चाहिए, बैंक की शाखा की विस्तार होनी चाहिए। सरकार बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करके मैं शाखाओं को कम करेंगे। शाखाओं कम करने से आपका उल्टा, आपका अर्थनीति उल्टा जाएगा। क्योंकि सारे दुनिया में अगर आप आंकड़े देख लीजिएगा कि आपका फ्रांस में पर 1 लाख लोग का ऊपर 34 बैंक है, 34। USA में पर 1 लाख लोगों को देखभाल करने के लिए 30 बैंक है, लेकिन हमारे इंडिया में है 1 लाख लोगों को देखने के लिए, आंकड़े अगर देख लीजिएगा तो 14.58 बैंक है। जबकि हमारे यहाँ ये 50,000, मैंने बोला 6,25,000 गाँव में 50,000 में सिर्फ बैंकिंग शाखाएँ है। इसको शाखा को बढ़ाने के लिए क्या होनी चाहिए? देश की कोने कोने और सरकारी बैंक की शाखाएँ होनी चाहिए। और रोजगार सृजन के लिए जब सारे दुनिया में हर जगह में जब शाखाएँ ज़्यादा है तो यहाँ कम करने का मकसद क्या है? जो देश तो भूग रहा है आपका अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, बेरोजगारी आप मीन्स इसका सॉल्यूशन आप कर रहे हो, उल्टा आप कर रहे हो कि और बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत बेरोजगार हो जाएंगे। और ये बेरोजगारी को आपको ये संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि आज ये बेरोजगार का चलते भारत की जो स्थिति है, सारे चीज़ देख लीजिए। सेंट्रल मीन्स जो गवर्नमेंट का जो आंकड़े हैं उसमें ये बोला जा रहा है कि अभी देखिए 8.19% अनएम्प्लॉयमेंट है। और भारत का अगर देखिएगा तो हंगर जो इंडेक्स जो है ये बहुत ही ख़राब दशा है। भारत का पोजीशन है 102, 116 देश में 102 पोजीशन है हंगर इंडेक्स में। और सारे चीज़ में है। आपका अनहैप्पी जो हैप्पीनेस जो इंडेक्स जो होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया का पोजीशन है 124 आउट ऑफ 134 कंट्रीज़। तो सारे स्थिति में हम ये कर रहे हैं कि इसका मतलब यही है कि हमारे देश में बहुत बेरोजगार है। और वही जो बोले ये गरीब गरीब होते जा रहा है, धनी और धनी होते जा रहा है। ये असमानता को लेकर के अभी देखिए देश में क्राइम हो रहा है, देश में बहुत सारे करप्शन हो रहा है, देश का लोग भूखा मर रहे हैं। तो इसको ये तो कोई
देश के मीन्स जो जिस भावना को लेकर के हमारे देश को स्वाधीन किया गया था कि देश को जन कल्याण करना, जन कल्याण का काम सरकार की ही होता है। अगर जन कल्याण का ना करके अगर आप बोलेंगे कि सरकार हैज़ नो बिजनेस इन द बिजनेस, तो सरकार कौन चीज़ के लिए है? तब ये आम जनता को कौन देखभाल करेगा? प्राइवेट कंपनी का काम ही होता है सिर्फ मुनाफा कमाना, और ये राष्ट्रीय बैंक का काम ही होता है सिर्फ देशवासी के लिए कल्याण करना। आज आपका जनधन योजना का जो अकाउंट जो खुला जा रहा है, 44 से 45 करोड़ अकाउंट जो खुला है आज तक, उसमें 98% सरकारी बैंक खुला है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो हुआ है उसमें 98% सरकारी बैंक किया है। कोई योजना ले लीजिए, हमारे जो राज्य में जो लक्ष्मी भंडार जो है, इसमें सरकारी बैंक की भागीदारी ले रहा है, 98% भागीदारी ले रहा है। गांव का जो अर्थनीति अभी जो जिसका ऊपर पूरा देश की अर्थनीति है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप 9 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप सारे जो ये है राज्यों में जो है, उसमें से सिर्फ राष्ट्रायत्त बैंक मीन्स सरकारी बैंक का पास ही है। खास करके इसमें योगदान जो है रीजनल रूरल बैंक का भी योगदान बहुत रहा है। कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक का योगदान बहुत रहा। आज देखिए एक एक करके बैंक डूब रहा है, प्राइवेट कंपनी डूब रहा है। अब देखिए कुछ दिन पहले ABG जो सीपीएड है, 28 बैंक से लोन लिया था, 22,000 करोड़ रुपया को चुना लगाया। तो ये सब क्या है? प्राइवेट कंपनी, वीडियोकॉन कंपनी, ये सब डूब रहा है, प्राइवेट कंपनी डूब रहा है। इसका चलते सरकारी बैंक को डूबना पड़ रहा है। एक एक परत जो है वो खोल रहे हैं संजय दास, और ये आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि इस पूरे इंटरव्यू को अच्छे से देखिए। आप अगर बैंक एम्प्लॉयज़ हैं तो ये तो आपके लिए रामबाण ये इंटरव्यू साबित होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप एक बैंक के कर्मचारी नहीं हैं लेकिन आपका अकाउंट है बैंक में, तो आपको समझ में आएगा कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में क्या डिफरेंस है, और अगर निजीकरण की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है तो उससे क्या नुकसान होगा। मैं पब्लिक के लिए एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अगर समझ लीजिए कि जो निजीकरण को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, निजीकरण से क्या नुकसान होगा, एकदम साफ शब्दों में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा बताइए कि अगर बैंक निजीकरण बैंकों का हो जाता है तो उससे क्या नुकसान होगा। निजीकरण में देखिए तो 2-3 लाइन में अगर बोलना पड़ेगा, निजीकरण में तो जो आम जनता जो बैंक से जो सहज शर्त और सहज ब्याज पर, कम ब्याज पर जो लोग लोन लेते हैं, छोटे छोटे किसान, सीमांत किसान जो काम करते हैं, जो फसल उगाते हैं, जो हमारे किसान भाई, ये सब के लिए बहुत ही समस्या आ जाएगा। देश में बेरोजगार भर जाएंगे, रोजगार सीजन बंद हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और ये सब 3-4 चीज़ अगर होते हैं तो पूरा देश की अर्थनीति जो है कॉरपोरेटों के हाथ में चला जाएगा। जो स्थिति 1969 में बैंक को जो जातीयकरण जो हुआ था उसका पहले जो स्थिति था, ये जो बैंक की जो सेवाएं, ये जो बैंक की जो लोन जो मुहैया किया जा रहा था, ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े शहर में, 3-4 शहर में ही ग्राम बैंक था। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में, चेन्नई, ये सब में ही बैंक था। आम जनता के लिए कोई बैंक का कोई सेवा कोई उपलब्ध नहीं था। आम जनता को थोड़ा बहुत जो कि फसल जो उगाते थे या छोटे मोटे काम करते थे, उसको मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था, और मनी लेंडर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेते थे, और ये अगर ऋण अगर चुकता नहीं कर पाएंगे तो उसको उठा के ले जाता था। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति था। वो दर्दनाक स्थिति पे हम लोग फिर वापस जा रहा है। देश हमारे प्रगति का ओर से जाने का बजाय देश पूरा पीछे तरफ चल रहा है। जो 1969 का पहले जो स्थिति था वो स्थिति पैदा हो जाएगा बैंक अगर निजीकरण हो जाएगा तो। आप कह रहे हैं कि अगर बैंक अगर निजीकरण हो जाता है तो लगभग 40-45 साल पहले जो स्थिति बनी हुई थी, हाँ, वो देश फिर 45 साल पहले की स्थिति पहुंच जाएगा एकदम देश की क्योंकि ये तो हमारे टेस्टेड चीज़ है। उस टाइम तो यही था, प्राइवेट बैंक ही था। बैंकिंग सेवाएं जो है प्राइवेटों का हाथ में था, और गिने चुने कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट ये बैंक चलाते थे। वो अपने लोगों के लिए लोन देते थे बड़े बड़े कॉरपोरेट को, और ये गाँव में उनका कोई शाखाएं भी नहीं था। तो ये स्थिति होगा क्योंकि आम जनता के लिए पहुंचने का जगह भी नहीं रहेगा, क्योंकि आज राष्ट्रायत्त बैंक, सरकारी बैंक है करके, कॉम्पिटिटिव मार्केट है करके, प्राइवेट बैंक में जो सर्विस चार्ज है फिर भी थोड़ा सा कंट्रोलेबल है। जिस टाइम सारे बैंक प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, उनका मोनोपोली चलेगा, वो जो ब्याज दर आपको देगा वही ब्याज आपको लेना पड़ेगा। जो आपका सर्विस चार्ज हाई रेट ऑफ सर्विस चार्ज करेगा। आज मिनिमम बैलेंस चार्ज है प्राइवेट बैंक में 25 से 30 हज़ार। बहुत लोगों को 25 से 30 हज़ार महीना में इनकम ही नहीं है, क्या मिनिमम बैलेंस चार्ज रखेगा।
तो वो अभी राष्ट्रायत्त बैंक सरकारी बैंक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसीलिए 25-30 हज़ार है। जिस दिन कोई बैंक सरकारी नहीं रहेगा वही हो जाएगा मिनिमम बैलेंस चार्ज 1 लाख या 2 लाख का। आम जनता के लिए दर्दनाक स्थिति पैदा होगी। आम जनता बहुत समझ भी रहे हैं, और जो लोग नहीं भी समझ रहे हैं, हम लोग इन लोगों को विनती कर रहे हैं कि आप लोग अंतरात्मा से पूछिए कि क्या सरकारी बैंक आपको क्या सेवा प्रदान कर रहे हैं, और आपको ये सरकारी बैंक का विलय हो जाने के बाद क्या आपका स्थिति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, इतनी बारीकियों को समझाने के लिए और एक एक तथ्यों को इतने साफ शब्दों में हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए। युवा शक्ति के व्यूवर्स को इतनी अच्छी आज जानकारी मिली है, संजय दास जी ने दी है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।